तो बिटकॉइन को लोग अक्सर डिजिटल गोल्ड कहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस चमक के पीछे एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत भी है। आज के इस पड़ताल में हम इसी कीमत को समझने वाले हैं कि आखिर बिटकॉइन को चलाने के लिए दुनिया क्या चुका रही है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी फाइल जो बस कोड की कुछ लाइनें हैं, लेकिन उसकी कीमत एक कार या शायद एक छोटे से घर जितनी है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की यही हकीकत है। और बस यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर कोई चीज डिजिटल है तो उसे कॉपी करना कितना आसान है। बस एक क्लिक और उसकी एक और कॉपी तैयार। तो फिर कोई एक ही डिजिटल सिक्के को बार बार कॉपी करके क्यों नहीं खर्च कर सकता। और इसी प्रॉब्लम को टेक की दुनिया में कहते हैं डबल स्पेंडिंग। यह किसी भी डिजिटल कैश सिस्टम की सबसे बुनियादी और सबसे मुश्किल चुनौती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी के पास एक 100 रुपए का डिजिटल नोट है। वो उसे एक दुकान पर खर्च करता है और फिर उसी नोट को कॉपी करके दूसरी दुकान पर भी खर्च कर देता है। अगर ऐसा होने लगे तो उस डिजिटल पैसे पर से सबका भरोसा ही उड़ जाएगा, पूरी व्यवस्था ही ढहंढाएगी। तो फिर बिटकॉइन इस डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है? इसका जो सोल्यूशन है वो बड़ा कमाल का और सिक्योर तो है, लेकिन उसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी है। और वो कीमत है एनर्जी। इस सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले ट्रेडिशनल बैंकिंग और बिटकॉइन के सिस्टम का फर्क देखना होगा। अब देखिए, जो हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम पर चलते हैं, जहां बैंक जैसा कोई बिचौलिया हर लेन देन को वेरीफाई करता है। लेकिन बिटकॉइन वो एकदम उल्टा है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहां कोई बॉस नहीं है। यहां एक पब्लिक लेजर है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, और इसकी कॉपी हजारों कंप्यूटरों पर होती है। मतलब भरोसा किसी एक पर नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क पर टिका होता है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड भरोसा बनता कैसे है? ये होता है एक प्रोसेस से, जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स, जिन्हें माइनर्स कहते हैं, एक बहुत ही मुश्किल मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करने की रेस में लग जाते हैं। दूसरा, जो भी इसे सबसे पहले सॉल्व करता है उसे हाल के सारे ट्रांजैक्शंस को एक नए ब्लॉक में पैक करने का अधिकार मिल जाता है। तीसरा, फिर उस नए ब्लॉक को क्रिप्टोग्राफी के जरिए पिछले ब्लॉक से मजबूती से जोड़ दिया जाता है, जिससे एक ऐसी चेन बनती है जिसे बदलना नामुमकिन सा हो जाता है। और आखिर में चौथा स्टेप, इस सारी मेहनत के इनाम के तौर पर उस माइनर को एकदम नए बिटकॉइन मिलते हैं। और यही रेस है जो इतनी ज्यादा एनर्जी खाती है। बिटकॉइन के जो गुमनाम क्रिएटर हैं सातोशी नाकामोटो, उन्होंने खुद अपने व्हाइट पेपर में लिखा था कि यह सिस्टम तभी तक सिक्योर है जब तक अच्छे लोगों के पास, मतलब ईमानदार नोट्स के पास, गलत काम करने वालों से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर हो। इसी वजह से नेटवर्क को सेफ रखने के लिए यह कंप्यूटेशनल रेस लगातार चलती रहती है। और ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की यही दौड़ हमें इस सिस्टम की असली कीमत तक ले आती है, इसका पर्यावरण पर असर। यह सॉल्यूशन काम तो करता है, पर इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। 2024 में बिटकॉइन नेटवर्क की साल की अनुमानित एनर्जी खपत है 13 टेरावाट घंटे। अब ये कितनी एनर्जी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह कई बड़े शहरों की साल भर की बिजली की खपत से भी ज्यादा है। अगर इस आंकड़े को और बड़े नजरिए से देखें तो बात और भी सीरियस हो जाती है। बिटकॉइन नेटवर्क अकेले ही फिनलैंड और अर्जेंटीना जैसे पूरे पूरे देशों से ज्यादा बिजली की खपत करता है। सोचिए जरा, ये सबूत है कि ये डिजिटल गोल्ड कितना एनर्जी इंटेंसिव है। और पता है, ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है, ये तो वक्त के साथ और बढ़ती ही जा रही है। ये ग्राफ साफ साफ दिखाता है कि जैसे जैसे बिटकॉइन की कीमत और पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ठीक वैसे वैसे इसकी एनर्जी की भूख भी आसमान छूने लगी है। ये एक सीधी और चिंताजनक बढ़त है। और बात सिर्फ बिजली की खपत पर खत्म नहीं होती। बिटकॉइन माइनिंग के लिए जो स्पेशल कंप्यूटर चिप्स यूज होती हैं, जिन्हें ASICs कहते हैं, वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती हैं, मतलब औसतन सिर्फ 1.25 साल में। उसके बाद वो ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा बन जाती हैं, जो पर्यावरण के लिए एक और बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? इन सब चिंताओं के जवाब में इंडस्ट्री भी अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के तरीके ढूंढ रही है। कुछ लोग तो प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे बिल्कुल अलग सिस्टम्स की तरफ देख रहे हैं, जिनमें इस कंप्यूटेशनल रेस की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन फिलहाल मौजूदा सिस्टम को ही बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी खबर जरूर है, टेक्नोलॉजी खुद भी बेहतर हो रही है। ये टेबल दिखाती है कि नए माइनिंग हार्डवेयर कितने ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं।
जैसे आने वाले मॉडल से प्रति बिटकॉइन कार्बन एमिशन कुछ साल पुराने S9 मॉडल के मुकाबले लगभग 5 गुना कम होने की उम्मीद है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पर हार्डवेयर की एफिशिएंसी कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असली सवाल तो ये है कि ये बिजली आ कहां से रही है। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 40% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अब भी एक बड़ा हिस्सा मतलब 60% फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं, जो कार्बन एमिशन का मेन। बिटकॉइन की बढ़ती पॉपुलैरिटी और इसके असर ने अब दुनिया भर की सरकारों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। अब जरा देखते हैं कि सरकारें खासकर भारत में इस नए एसेट क्लास पर कैसे रिएक्ट कर रही हैं। भारत में सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए FIUIND यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर करना कंपलसरी है। ये एक सरकारी एजेंसी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर नजर रखती है ताकि गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जा सके। इसके अलावा भारत में क्रिप्टो पर जो टैक्स नियम है वो दुनिया के सबसे सख्त नियमों में से एक है। किसी भी प्रॉफिट पर सीधा 30% का टैक्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्रिप्टो के लॉस को दूसरे के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते और न ही लॉस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऊपर से हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी कटता है। तो एक आम यूजर के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसके दो पहलू हैं। एक तरफ FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करना ज्यादा सेफ है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मतलब है कि KYC की सख्त प्रक्रियाएं और पहले के मुकाबले कम प्राइवेसी। यह सेफ्टी और प्राइवेसी के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। और ये सब हमें इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और जरूरी सवाल पर ले आता है। बिटकॉइन एक शानदार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जिसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, लेकिन ऐसा करते हुए इसने नई एनवायरमेंटल और रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर दी। तो सवाल यह है कि क्या वही टेक्नोलॉजी जो इन समस्याओं की वजह है, इनका हल भी ढूंढ सकती है?